हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो इसी बात पे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, जो कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे, लेकिन वेपर प्रेशर जानने से पहले मैं आपको एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू याद दिला देना चाहता हूं। इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या था कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन का ओवरऑल फेज कैसा हो, लिक्विड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। हम लोग वैसे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट का नेचर होना चाहिए नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए वोलेटाइल। अब सवाल ये है कि सर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है? तो वोलेटाइल हम लोग वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिस सब्सटेंस का इजिली वेपर बन जाए, आसानी से वेपर में हम लोग बदल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसको हम लोग बोलेंगे वोलेटाइल। और जिस सब्सटेंस का वेपर बनाना मुश्किल है, जो इजिली वेपराइज नहीं हो पाए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो इजिली वेपर बनाए, वोलेटाइल जो इजिली वेपर नहीं बनाए, नॉन वोलेटाइल। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका वाटर, ये आपका वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्योंकि अगर आप पानी को रखते हैं कुछ समय के बाद अगर आप देखोगे तो पानी का कुछ अमाउंट जो है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेट होकर के गैस में बदल गया है। ठीक है, फिर आपका पेट्रोल भी आपका वोलेटाइल है। आप पेट्रोल को अगर कुछ समय के लिए छोड़ दे तो वो तो रूम टेम्परेचर पे ही पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा वो उड़ जाता है ना। जैसे आपका अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि वोलेटाइल होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस जो नॉन वोलेटाइल भी है। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग वैसे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, अर्थात जिसका वेपर बनाना आसान नहीं हो, और सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। अर्थात सॉल्वेंट का वोलेटाइल नेचर होने का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर इजिली अवेलेबल हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि फिर से आप एक बार चैप्टर का ओवरव्यू लिखेंगे सब लोग। कलम कॉपी आप लोग तैयार रखिए, हमेशा मैं कहता हूं। ठीक है, लिखेंगे। उसमें पहले लिखेंगे इन दिस चैप्टर we will study about mainly, खास करके, ठीक है, मेनली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इन विच, जिसमें सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। अब सवाल ये है कि वेपर प्रेशर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर क्या है, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारा डेफिनेशन आता है। कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि सर वेपर प्रेशर, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने पूछा कि वेपर प्रेशर क्या है, तो वो क्या करते हैं कि उसको संधि विच्छेद करके बोलते हैं। वेपर प्लस प्रेशर मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, अर्थात वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। कुछ बच्चे इसको थोड़ा और अच्छे से सरियाकर कहते हैं कि सर अगर किसी लिक्विड को अगर हम लेते हैं और वो लिक्विड जब इवेपोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन करता है, तो उस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे या कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर का जो डेफिनेशन दे रहे हो वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें टेक्निकली इसमें एक दो टर्म आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सही होगा। मतलब ये टेक्निकली रॉन्ग है। जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन भी पढ़े थे, तो क्या आप सॉल्यूशन का मतलब ये समझे थे कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन? नहीं, सॉल्यूशन होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को जोड़ना पड़ता था, होमोजेनियस होना चाहिए। उसी प्रकार वेपर प्रेशर को भी डिफाइन करने के लिए एक दो पैरामीटर्स को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। वो क्या है, वो तो हम लोग वेपर प्रेशर जब जानेंगे तो उसके जानने के क्रम में ही सीखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर है क्या, थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लो कि आप एक कंटेनर लेके आओ, बर्तन, हमने एक बर्तन लेके आया, एक बर्तन लेके आते हैं हम लोग। उस बर्तन में हम लोग कोई लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड का नाम दे देते हैं ए। एक कंटेनर लिए,
उसमें ए लिक्विड, ए नाम का लिक्विड उसमें डाल दिया, ठीक है, और उस कंटेनर को बंद कर देते हैं। जो खुला हुआ था उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया, ये मान लो कि आपका बर्तन है, पूरा क्लोज्ड है, क्लोज बर्तन है, और इस क्लोज बर्तन में ए नाम का लिक्विड रखा हुआ जिसका सरफेस यहां तक है, ऊपर कुछ खाली भी है, पूरी तरह से नहीं भरे, खाली भी है ऊपर में, ठीक है, ये आपका लिक्विड ए भरा हुआ है। अब क्या होगा कि समय के साथ लिक्विड जो है वो इवेपोरेट करेगा, और इवेपोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो लिक्विड क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, तो इवेपोरेट होने के बाद वो वेपर का मॉलिक्यूल बना, 2 4 5 मॉलिक्यूल बना, है ना, 2 4 5 मॉलिक्यूल बना। और वेपर का मतलब होता है गैस, और आप लोग गैस का एक स्पेशल फीचर्स होता था रैंडम मोशन, मतलब गैस में खास तरह की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ेंगे, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन। तो होगा क्या कि जैसे ही लिक्विड इवेपोरेट हुआ, जैसे ही लिक्विड इवेपोरेट हुआ, वेपर का फॉर्मेशन किया, वेपर मतलब गैस, तो वो गैस क्या होगा कि मोशन करेगा, है ना, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन। और इस जिगजैग मोशन के क्रम में वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेगा, है ना, कोलाइड करेगा, या सरफेस, लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेगा। तो लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेगा अर्थात फोर्स लगाएगा। और फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे, अगर यूनिट एरिया कंसीडर कर लेंगे, तो जो फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पे, उसी हम लोग फोर्स को क्या नाम दे देंगे, प्रेशर। तो उसको लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। आप लोग जैसा कि ये बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे ऐसा, हालांकि इसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। तो हम महसूस कराएंगे आपको कि क्यों नहीं इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। थोड़ा ये समझो बच्चे कि जैसे शुरुआत में 3 4 मॉलिक्यूल ऊपर गया, ठीक है, 3 4 मॉलिक्यूल ऊपर गया, तो अगर यूनिट एरिया को कंसीडर करेंगे तो उस 3 4 मॉलिक्यूल के कारण कोई एक या दो, चलो ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मान लो कि यूनिट एरिया पे कोलाइड कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और फोर्स को यूनिट एरिया से अगर डिवाइड कर दिए तो प्रेशर लगा रहा है। तो अभी शुरुआत में, है ना, वेपर के 2 मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रेशर हुआ। अच्छा, फिर क्या होगा, समय के साथ जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ रहा है ऊपर में, फिर क्या होगा कि अब उस यूनिट एरिया पे 2 नहीं बल्कि 4 5 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, 4 5 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर और समय के साथ अगर और भी बहुत सारा वेपर बनता गया, तो यूनिट एरिया पे जो 8 10 लगा रहा था, 20 25 यूनिट एरिया पे जो कोलाइड करेगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आप कौन से प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार तो प्रेशर आपका बदल रहा है। तो अगर कोई भी डेफिनेशन अगर आप डिफाइन करने जाते हो, तो वो डेफिनेशन तो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अभी आप बोल रहे हैं कि ये प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद तुरंत ही बदल जा रहा है, तुरंत अभी 2 ATM का लग रहा है, कुछ समय के बाद प्रेशर बढ़ के 4 ATM लग रहा है, कभी 6 ATM लग रहा है, कभी 12 ATM का लग रहा है। तो हर बार प्रेशर बदल रहा है। तो आप हर बार अगर प्रेशर बदल रहा है, तो हर बार वेपर प्रेशर का डेफिनेशन नहीं ना चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीजों को अगर डिफाइन करते हैं तो वो पूरी तरह से सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि हर बार बदल रहा है, तो ये तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो मैं आपको ये जरूर मैं आपको जरूर दिखा पा रहा हूं कि आप जो कहीं ना कहीं जो बोल रहे थे कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हर बार देख रहे हैं कि प्रेशर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो इसको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। तो फिर बोलेंगे कि इसको जरा समझते हैं। अभी तक जो मैंने आपको समझाया था उसमें अभी आपको हमने एक एस्पेक्ट दिखाया था, एक पहलू ही दिखा रहे थे, हम एक प्रोसेस दिखा रहे थे जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है। आप जान लो कि उसमें एट द सेम टाइम एक और भी फिनोमेना हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। जैसे शुरुआत में, बढ़िया से जरा, शुरुआत में जब लिक्विड इवेपोरेट होकर के वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल ऊपर में बढ़ेंगे, तो एक वेपर का मॉलिक्यूल दूसरे वेपर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा, कोलिजन की वजह से कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होने की वजह से अगर 3 4 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गया तो वो भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, मतलब लिक्विड बन करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है, कोलाइड होगा, है ना। कोलाइड करने से क्या होगा कि टेम्परेचर कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने से क्या होगा कि वहां पे 2 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो भारी होने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, अर्थात वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो एट द सेम टाइम जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन का भी फिनोमेना उसमें हो रहा है। तो अब होगा क्या, थोड़ा बढ़िया समझना। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है, इवेपोरेट कर रहा है। शुरुआत में काफी तेजी से इवेपोरेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड भेज रहा है आराम से। लेकिन जैसे जैसे ऊपर में वेपर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंडेंसेशन का भी रेट बढ़ेगा। शुरुआत में कम मॉलिक्यूल है तो 2 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के लिक्विड बना रहा है ना। उसके बाद अगर समय के साथ जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे
वेपर मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के ज्यादा से ज्यादा लिक्विड बनाकर नीचे भेजेगा। तो आपको ये लगता है कि शुरुआत में इवेपोरेशन का रेट है ना, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, लेकिन कंडेंसेशन का रेट क्या है, कम है। कंडेंसेशन का रेट शुरुआत में काफी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर बनेगा वैसे वैसे कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेपर बढ़ेगा तो वेपर आपस में वेपर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के वो नीचे की तरफ लिक्विड बनाकर के नीचे जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये मान लो कि ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मतलब लिक्विड वेपर जो कन्वर्ट हो रहा है, तो मान लो इतना ज्यादा है, और ये है ना रेट ऑफ इवेपोरेशन है यहाँ पे मान लो, और ये रेट ऑफ कंडेंसेशन है, शुरुआत में कम है, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ। एक समय ऐसा होगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस बनने का रेट और गैस से लिक्विड बनने का रेट आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 10 मॉलिक्यूल वाटर का लिक्विड का 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड अगर ऊपर भेज रहा है, और एक समय ऐसा होगा कि वेपर का भी 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड नीचे आ रहा हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि ऊपर में जितना भी वेपर है वो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फिक्स्ड हो जाएंगे। तो उस समय क्या होगा कि आप कहीं पर भी प्रेशर अगर देखोगे, या उस समय की किसी भी क्षण अगर आप प्रेशर देखोगे, तो आप देखोगे कि यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे कोलाइड करेगा, फोर्स लगाएगा और प्रेशर लगाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, मतलब इवेपोरेशन और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया, और जैसे इक्विलिब्रियम पे आ गया तो इसका मतलब ऊपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो अब जो प्रेशर लगेगा या उस समय के बाद जितने भी प्रेशर होंगे वो सब प्रेशर फिक्स्ड हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर फिक्स्ड हो गया तो वैसे ही उस प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, और यही वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि इस प्रेशर जब अब जो प्रेशर लगा रहा है और इसके किसी भी क्षण अगर आप प्रेशर कंसीडर करो, चेक करो, तो प्रेशर वो नहीं बदलता है। तो ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो ठीक है, इतना समझाया मैंने आपको। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल, जब किसी लिक्विड को एक बंद कंटेनर में रखते हैं, एक बंद कंटेनर में किसी लिक्विड को रखते हैं, तो लिक्विड इवेपोरेट होता है और वेपर का फॉर्मेशन करता है। एट द सेम टाइम वेपर कंबाइन होकर के लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, और एक ऐसा स्टेज आता है ना, जिस स्टेज पर, जिस अवस्था पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट और वेपर से लिक्विड बनने का रेट बराबर हो जाता है। तो इस क्षण या इसके बाद वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर, वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस या कंटेनर के वॉल पे लगने वाले प्रेशर को हम लोग बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। यही आपका वेपर प्रेशर है। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखें। तो मैं बोलता हूं, आप लोग लिखेंगे व्हेन, लिखेंगे सब लोग, व्हेन लिक्विड इज केप्ट in a closed container, when liquid is kept in a closed container, then liquid will start to evaporate, and converted into vapor, at the same time, उसमें लिखेंगे at the same time vapor combines with each other, vapor molecule combines with each other and converted into liquid, at this stage, या ऐसे लिखेंगे at equilibrium stage, that is equilibrium stage किसको बोलेंगे, that is rate of evaporation is equal to rate of condensation, now pressure applied by vapor, at liquid surface or wall of container is called
इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ये आपका डेफिनेशन हुआ। इसके बाद देखिए जरा, इसको हम थोड़ा पिक्चर वाइज आपको समझाते हैं जरा। जैसे हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, ठीक, ये एक क्लोज कंटेनर लिए। इस क्लोज कंटेनर में हमने ए नाम का मान लो कि लिक्विड लिया, ठीक है, ये ए नाम का ए लिक्विड, ठीक। अब क्या हुआ कि ये ए नाम का हमने एक लिक्विड लिया। अब क्या है कि ये जब इवेपोरेट करेगा तो वेपर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग पॉइंट्स दिखा देते हैं, वेपर मॉलिक्यूल, ठीक है, वेपर मॉलिक्यूल जब इक्विलिब्रियम पे आएगा, ऐसे तो शुरुआत में एक दो मॉलिक्यूल बना होगा, तो एक दो मॉलिक्यूल के द्वारा भी प्रेशर लग रहा है, उसको वेपर प्रेशर नहीं बोल रहे हैं। शुरुआत में 2 मॉलिक्यूल, फिर बाद में 4 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, तो प्रेशर हर बार लग रहा है। तो आप उस हर प्रेशर को आप वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जब लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जब वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो दोनों कहां आ जाए, दोनों का रेट बराबर हो जाए, अर्थात इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे। तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगा, अब जो प्रेशर लगेगा इसके द्वारा लिक्विड के सरफेस पे या कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगेगा, पी प्रेशर जो लगेगा, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। अर्थात ये आपका ए गैस है। तो थोड़ा इसको दिखाता हूं मैं, इक्वेशन से अगर मैं दिखाऊं, फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए अगर देखें तो क्या हो रहा है, ए जो है लिक्विड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए गैस में, ए गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ए लिक्विड ए गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इसके बाद देखते हैं जरा, अगर हमको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc वगैरह आपने सीखा होगा लिखने के लिए। तो अगर मान लो कि हमको Kp लिखना है, Kp, तो आपको याद होगा Kp बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, Kp मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर के पावर उसका कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में आपका गैस है, रिएक्टेंट में आपका क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड और सॉलिड को कंसीडर नहीं करते, ऐसा लोग पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, मतलब पार्शियल प्रेशर P A के पावर कितना A, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। याद होगा आपको, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं PA। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी PA ही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A, इसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पिक्चर वाइज देखें कि A लिक्विड है, वेपर बनाया, और ये वेपर के द्वारा जब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उसको एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे फ्रेम किए, A लिक्विड से A गैस, और इसके लिए जब Kp का एक्सप्रेशन लिखे तो Pa आएगा, इसका तो लिखेंगे नहीं Pa, इस Pa को हम लोग क्या नाम देते थे, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे लेते थे। रिएक्शन क्वेश्चन वगैरह होता था जो एट एनी टाइम होता था, आपको याद होगा, और K लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पर का पार्शियल प्रेशर या उसके बाद का पार्शियल प्रेशर, ये लिखते थे ना एट इक्विलिब्रियम। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि इक्विलिब्रियम पर जब वेपर का मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अर्थात P बराबर क्या होगा, V.P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A, ये कह रहा है आपका, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जरा, ठीक है। इसके बाद वेपर प्रेशर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में किताब में भी लिखा हुआ है, वो क्या है, वो लाइन कैसे आया, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप वेपर प्रेशर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले जानो। किताब लिखता है वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट, लिक्विड के सरफेस एरिया या कंटेनर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा किताब लिखता है, बल्कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये किताब ऐसा लिखता है। अब सवाल है कि सर ये कैसे समझेंगे हम, तो पहले तो मैं इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमने बोला कि वेपर प्रेशर लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी हम लोग कंटेनर लिए, इस कंटेनर में A नाम का लिक्विड इतना लिए,
आप इतना बढ़ा करके और ज्यादा बढ़ा दे तो ज्यादा लिक्विड बढ़ा देने से आपका वेपर प्रेशर नहीं चेंज होने वाला है। दूसरी बात ये कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें लिक्विड का, अर्थात कंटेनर के साइज को बढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। या अगर आप कंटेनर इतना बड़ा है इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, है ना, थोड़ा और बड़ा कर दें, तो ऐसा करने से भी आपका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब इसको समझना ये है कि कैसे होता है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं जरा। आपको याद होगा 11th क्लास में हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ उसका सिग्निफिकेंट मैंने आपको पढ़ाया होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। हालांकि आप देखे होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब एक्सप्रेशन लिखते हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां समझाया होगा कि अगर आप पार्शियल प्रेशर को बदलो चाहे कंसंट्रेशन को बदलो, के आपका नहीं बदलने वाला है। याद होगा लीच चेन प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया है, के आपका नहीं बदलने वाला है। तो के अगर नहीं बदलने वाला है तो के डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। आपको याद होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां अगर मैं दिखाऊं आपको तो Kp जो है, Kp अगर आप देखें तो Kp बराबर क्या है, Pa पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्ट किसके बराबर है, Kp के बराबर। तो अगर Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा आपका, सॉरी पार्शियल प्रेशर बोलने से अच्छा वेपर प्रेशर बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा। मतलब ये लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, और लिक्विड के सॉरी कंटेनर के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों का दोनों सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, जबकि आपका वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस फिनोमेना नहीं है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे इवेपोरेशन का मतलब आपको समझ में आता था कि लिक्विड इवेपोरेट हो गैस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, या लिक्विड जब सॉरी वेपर जब लिक्विड में आता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये दोनों आपका सरफेस फिनोमेना है। जैसे अगर आप देखे होंगे किसी कपड़े को अगर आपको सूखने के लिए देना है धूप में, अगर आप उस कपड़े का सरफेस एरिया जितना ज्यादा अगर बढ़ा देते हो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर आप उसी कपड़े को मोड़ चमोड़ करके अगर आप देते हो सूखने के लिए तो आप देखते हो उसको सूखने में काफी समय लगता है। होता क्या है कि जब अगर आप कपड़े को सरफेस एरिया कपड़े का सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हो तो होता है क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका वो कपड़ा जल्दी सूख पाता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे देखो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या कंडेंसेशन भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वेपर प्रेशर ऐसा नहीं कि सरफेस पे डिपेंड करेगा, अभी तो तुरंत मैंने समझाया ही था। तो इसको आप दिमाग में एकदम छापे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो लिक्विड के अमाउंट पे, लिक्विड के सरफेस एरिया पे और कंटेनर के साइज पे। दूसरा पॉइंट ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का दोनों क्या है, आपका सरफेस फिनोमेना है, जबकि वेपर प्रेशर आपका सरफेस फिनोमेना नहीं है। तो नोट हम करके 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये पहले आप लोग यहां तक नोट कर लेंगे। पहले सबसे पहले ये पिक्चर और ये बना लेंगे डेफिनेशन के बाद। अब इसके बाद नोट भी करके लिखेंगे, आपके पास ये तो रहेगा ही, नोट करके लिखेंगे। नोट में पहला पॉइंट, नोट में लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन wall of does not depends upon surface area of liquid, amount of liquid and size of container. It only depends upon temperature. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे evaporation and condensation both are surface phenomena.
सरफेस फिनोमेना वाइल, जबकि वाइल वेपर प्रेशर नॉट सरफेस फिनोमेना, वेपर प्रेशर इज नॉट सरफेस फिनोमेना। क्लियर, ये दो लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा अब थोड़ा समझते हैं ये, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये सीखे कि वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हम लोग सीखे। अब सवाल ये है कि मतलब अगर हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा, इसका मतलब यही हुआ वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो हमको ये जानना है, हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर मान लो कि किसी लिक्विड का, ठीक है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मान लो T1 टेम्परेचर पे मान लो कि उसका पार्शियल प्रेशर P1 है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करके T1 केल्विन से अगर मान लो कि T2 केल्विन कर देते हैं, तो T2 केल्विन करेंगे तो ऑब्वियस है वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो वो वेपर प्रेशर मान लो कि P2 हो गया, तो P2 हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक इक्वेशन भी हमारे पास होना चाहिए, इसके लिए इक्वेशन होना चाहिए। अब देखो क्या है ना कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 11th क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो डायरेक्ट 12th में आता है। आपको याद होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसकी जरा विचार करेंगे हम लोग। आपको याद होगा हम लोग वांट ऑफ इक्वेशन पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। वांट ऑफ इक्वेशन देखिए, फ्रॉम वांट ऑफ इक्वेशन से क्या पढ़े थे हम लोग? वांट ऑफ इक्वेशन आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन, वही हम लोग पढ़े थे वांट ऑफ इक्वेशन। तो रिलेशन आपका याद होगा आप लोगों को log K2 बटा K1 बराबर 2 गलत लिखे, डेल्टा H ये 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, ये हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा। log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट के अंदर 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक, इसमें कोण क्या है? K2 याद होगा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 केल्विन, और K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 केल्विन, और डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज है, और R आपका गैसेस कांस्टेंट, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हमको क्या जानना है कि अगर टेम्परेचर बदलते हैं तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा, तो वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा देखेंगे सब लोग यहाँ पे। नाउ मान लेते हैं ऐसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि एट T1 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर मान लेते हैं K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मान लिए? K1, और आपको याद होगा कि K जो है Kp जो है Pa के बराबर है, ठीक है, Kp क्या है? Pa के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? वेपर प्रेशर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि बराबर P1, मतलब ये कि T1 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और T1 केल्विन पे ही पार्शियल प्रेशर कितना है, मतलब वेपर प्रेशर कितना है? P1 है। चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर था, इसलिए K1 बराबर P1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जरा एट T2 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर मान लेते हैं K2 है, और K चूंकि P के बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं पार्शियल जो पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, आप वेपर प्रेशर बोलिए उसको, वेपर प्रेशर जो कितना हो गया? P2 हो गया। तो नाउ तो एक चीज देखो जरा, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करें, या ऐसे लिखते हैं नाउ सीधा इक्वेशन में, log K2 बटा K1 जो है, आप चाहें तो उसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं log K2 बटा K1, K2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P2, K2 की जगह क्या लिख सकते हैं? P2, और K1 की जगह क्या लिख सकते हैं? P1 बराबर कितना लिख सकते हैं? ये किसके बराबर, मतलब डेल्टा H। अच्छा एक चीज बताओ, ये डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन हो जाएगा। क्यों वेपराइजेशन हो जाएगा? क्योंकि लिक्विड को जब हम लोग वेपर में ले जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी वेपराइजेशन। तो डेल्टा H वेपराइजेशन बोल देंगे एंथैल्पी को हम लोग, अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। देखो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग तापमान पे
है ना, पार्शियल प्रेशर को रिलेट करके हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log P2 अपॉन P1 बराबर आया डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 1/T2। ये हमारा इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हेयर यहाँ पे T1, यहाँ पे डेल्टा H क्या है, डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है, इंथैल्पी वेपराइजेशन, क्योंकि प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन है, ठीक है। और R क्या है, गैसेस कांस्टेंट है। P2 क्या है, P2 जो है वेपर प्रेशर है एट T2 केल्विन, एट कितना T2 केल्विन। और P1 क्या है, P1 है वेपर प्रेशर एट T1 केल्विन, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग अलग अलग तापमान पे वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते थे। तो प्लीज आप इसको पहले नोट करें, इसको पहले ये नोट करके आप लिख लीजिए, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नोट करें पहले इसको। अभी हम लोग वेपर प्रेशर खत्म किए हैं, वेपर प्रेशर पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड मतलब यह टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो सवाल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो अगर मान लो कि ये सवाल अगर आपसे है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप लोगों की तरफ से कई बार अलग अलग डेफिनेशन आता है। कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मैंने पूछा तो उसको संविच्छेद करके ऐसे बोलते हैं, सर वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पे कोई चीज़ बॉइल करता हो, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि ये गलत है। कुछ और बच्चे का डेफिनेशन आता है कि सर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग उसको कहेंगे जिस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई चीज उबलना या बॉईल करना स्टार्ट करता हो, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो 9th 10th स्टैंडर्ड तक सही है, ठीक है। हालांकि ये गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन इसके अलावा भी केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है, और ये जो डेफिनेशन हो इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे और काफी एक्यूरेट ये डेफिनेशन माना जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है क्या, इसको जरा समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी प्रेशर। और आपको पता है बाहरी प्रेशर कितना होता है, 1 atm या 1 bar ऐसा पढ़े होंगे, है ना। तो इसके बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सिंपल है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का, है ना, लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे कि वाटर का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़े होंगे हिंदी मीडियम में, वो बॉइलिंग पॉइंट हिंदी पढ़ा होगा क्वथनांक, क्वथनांक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। खैर, तो मैं ये बता दूं कि आप लोग जैसे पढ़े वाटर के बारे में कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला गया बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है? तो अगर मैं इस डेफिनेशन से रिलेट करूं तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि 100 डिग्री सेल्सियस आप ये बोलोगे 19th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि सर जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो गर्म करते हैं तब जाकर वो वेपर बनाना स्टार्ट करता है ना, उबलना स्टार्ट करता है, तो जाकर हम बोलते हैं कि 100 डिग्री उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन से उसको कोरिलेट करते हैं, थोड़ा समझेंगे अच्छे से। 100 डिग्री वेपर, सॉरी 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। क्यों है इसको जरा समझते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मतलब ये हुआ कि अगर आप वाटर ले लें, ठीक है, वाटर ले लिए और उसको एक क्लोज कंटेनर में बंद करके रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं,
अगर मान लो कि कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किए, होगा क्या कि पानी इवेपोरेट होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, इवेपोरेट होगा और वेपर प्रेशर लगाएगा। लेकिन एक चीज जानो, वो जो वेपर प्रेशर लगाएगा वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो 27-28-30 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, तो 30 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग वो जो प्रेशर लगा रहा है हम कंफर्म बता सकते हैं वो 1 atm का नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता है कितना, 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी है, ठीक है, अगर क्लोज कंटेनर में पानी है और हम उसको अगर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अगर जैसे आप 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिए तो उस समय क्या होगा कि जो पानी इवेपोरेट होकर वेपर बनाया, अब जो वेपर पानी के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा वो 1 atm का लगा रहा होगा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं पानी का जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100 डिग्री तापमान पे जो लिक्विड वेपर बनाता है, पानी जो वेपर बनाता है वो वेपर 1 atm का प्रेशर लगा रहा है ना, 1 atm का प्रेशर लगा रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो तब जाकर हम उसको क्या बोलते हैं कि 100 डिग्री उसका सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ कुछ? अच्छा, अब जानेंगे जरा, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले लिखते हैं एक लाइन। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? डेफिनेशन पे लिखेंगे इसका, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल है कि नॉर्मल किसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm मानते हैं, 1 atm, तो 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पर मानते हैं, तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार मानते हैं, एक बार, 1 बार, तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये कोई नया चीज नहीं है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पढ़ाया कभी कि एसटीपी एनटीपी, आपको याद होगा, एनटीपी नॉर्मल हम लोग किसको मानते हैं? जब प्रेशर 1 atm हो, याद होगा आपको 11th क्लास में। और स्टैंडर्ड एसटीपी, स्टैंडर्ड कब मानते हैं? जब प्रेशर कितना हो? 1 बार हो। और चूंकि 1 atm और 1 बार तकरीबन आपस में बराबर होता है, 1 atm बराबर 1.01325 बार के बराबर होता है, जिसको लगभग हम लोग बराबर कर देते थे, तो इसलिए हम लोग एनटीपी बराबर एसटीपी बोलते थे, आपको याद होगा। तो ऑब्वियस है नॉर्मल कब बोलेंगे? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का हो। और जब स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जब प्रेशर कितना हो? 1 बार हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज टेकन 1 बार इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज टेकन 1 atm, अगर 1 atm लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, छोटा टर्म है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा। अच्छा, ये तो आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें, एक किताब में एक लाइन लिखा होता है, डायरेक्ट लिखा रहता है, उस लाइन को हम ऑब्जर्वेशन, मतलब एक बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, है ना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैं उस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि मैं पहले चाह रहा हूँ कि जो किताब में डायरेक्ट वो लाइन लिखा हो, वो लाइन क्या है मैं आपको सामने रखता हूँ। किताब लिखता है कि अगर 2 अलग अलग लिक्विड है जो कि अलग अलग कंटेनर में है, ठीक है, 2 अलग अलग कंटेनर है
उन अलग अलग कंटेनर में अलग अलग लिक्विड रखा हुआ। मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें ए लिक्विड रखा हुआ है, एक दूसरा कंटेनर है उसमें बी लिक्विड रखा हुआ है। तो किताब कहता है कि अगर दो लिक्विड अलग अलग कंटेनर में है तो जो लिक्विड, बढ़िया से सुनिएगा, जो लिक्विड या जिस लिक्विड का या जो लिक्विड काफी ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, जो मोर वोलेटाइल होगा, मान लो दोनों वोलेटाइल, उसमें भी कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। तो किताब लिखता है कि अगर दो अलग अलग लिक्विड को, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में रखते हैं तो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन ठीक है, जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसे थोड़ा समझते हैं कैसे, ये तो लाइन लिखा हुआ डायरेक्ट, थोड़ा इसको समझते हैं कैसे। जैसे आप ऐसे समझो, मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? देखो, वोलेटाइल का मतलब था कि जो इजीली वेपर बना दे उसको आप बोलते हैं वोलेटाइल। तो मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल किसको बोलेंगे? अब दोनों वोलेटाइल हो लेकिन मोर वोलेटाइल उसको बोलेंगे जिसका वेपर और भी आसानी से बने, उसको बोलेंगे मोर वोलेटाइल। जैसे अगर हम आपसे बोले पानी और पेट्रोल में मोर वोलेटाइल कौन है? पेट्रोल है ना, उसका वेपर जल्दी बन जाता है, पेट्रोल है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो लिक्विड है, दो है ना, दोनों का दोनों वोलेटाइल है, जो मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी को हमको समझना है। तो मान लेते हैं कि दो, ठीक है, लिक्विड है, एक लिक्विड ए एक लिक्विड बी है। तो ए का मान लेते हैं क्या ना कि ए जो है वो मोर वोलेटाइल है, अब बी जो है वो लेस वोलेटाइल है। मान लेते हैं ए मोर वोलेटाइल है और बी क्या है? लेस वोलेटाइल है। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, सोचना जरा अच्छे से, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा इसका मतलब हुआ कि उसका ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा। और जो लेस वोलेटाइल होगा इसका मतलब उसका कम वेपर बनेगा, कम वेपर मॉलिक्यूल बनेगा। तो अब जरा सोचो, जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल वो ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे यूनिट एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। लेकिन जो कम वोलेटाइल है ना, वो कम वेपर बनेगा तो यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल कम कोलाइड करेगा, कम प्रेशर लगाएगा, है ना, कम फोर्स लगाएगा, कम प्रेशर लगाएगा। तो सही तो है, हम तो यही तो बोले कि जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वोलेटाइल तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। 1 सेकंड, तो जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिखाया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो ये कि अगर दो हम अलग अलग लिक्विड अलग अलग कंटेनर में लेते हैं और जो लिक्विड मोर वोलेटाइल होगा, तो मोर वोलेटाइल का मतलब ज्यादा वेपर बनाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। मोर वोलेटाइल हैविंग हाई प्रेशर, ठीक है, ज्यादा प्रेशर होगा। जो लेस वोलेटाइल होगा उसका प्रेशर कम होगा। और दूसरी बात ये कि जो मोर वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि मोर वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि वो इजिली वेपर बना दिया, अर्थात कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो गया, इजिली वेपर बना दे रहा है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था पेट्रोल और पानी का, तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पानी से, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ज्यादा वोलेटाइल का मतलब हुआ कि कम टेम्परेचर पे वो क्या हो जा रहा है, वेपर बना दे रहा है। क्लियर है? तो इसको मैं एक लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट को। वो ये देखेंगे सब लोग कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये लाइन कई बार इस्तेमाल होगा, यूज में आएगा। तो देखेंगे सब लोग वो ये कि देखेंगे फॉर टू डिफरेंट लिक्विड इन डिफरेंट कंटेनर। दो अलग अलग लिक्विड दो कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर। तो जो मोर वोलेटाइल होगा, मोर वोलेटाइल लिक्विड या मोर वोलेटाइल सब्सटेंस लिखते हैं। मोर वोलेटाइल इज द सब्सटेंस या इज द लिक्विड बोल सकते हैं, अच्छा होगा सब्सटेंस लिखते हैं। सब्सटेंस, मोर वोलेटाइल इज द सब्सटेंस more will be the vapor pressure
lower will be the बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। मतलब दो डिफरेंट लिक्विड अगर अलग अलग कंटेनर में है तो जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, मोर वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर है उसमें ए सब्सटेंस है, एक दूसरा कंटेनर है उसमें बी सब्सटेंस है, ठीक है। एक कंटेनर जिसमें ए है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर जिसमें बी है, और मान लेते हैं लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से ज्यादा वोलेटाइल है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उनके पार्शियल सॉरी उनके जो वेपर प्रेशर होंगे, वेपर प्रेशर वो क्या होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो पी ए के वेपर प्रेशर को मान लेते हैं पी ए, अब बी के वेपर प्रेशर को मान लेते हैं क्या, पी बी। तो पी ए ऐसा पी बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि इस चैप्टर में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इस चैप्टर में आपको नॉट मतलब ओ लगा हुआ अगर आपको दिखता है उसको हम नॉट कहते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो प्योर कंपोनेंट है, वो प्योर कंपोनेंट। प्योर इम्प्योर मतलब इजिली अगर मिक्सचर है तो वो इम्प्योर है, और अगर कोई कंपोनेंट अकेला है तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर है। तो जैसे कि पी ए नॉट लिखेंगे हम लोग, पी ए नॉट ऐसे लिखेंगे पी बी नॉट, क्योंकि पहले मैंने बोला था कि ए और बी अलग अलग कंटेनर में, अगर ए और बी सेम कंटेनर में होता तो वो इम्प्योर होता, तो इसलिए हम उसको इम्प्योर चीज को बस पी ए दिखाते हैं। क्योंकि ये प्योर है इसलिए हम लोग क्या दिखाएंगे, पी ए नॉट। ध्यान रखिए हम लिख भी देंगे यहाँ पे पी ए नॉट, और ये क्या है, पी बी नॉट। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ज्यादा कौन होगा, पी ए नॉट ज्यादा होगा, क्योंकि हम ए को ज्यादा वोलेटाइल माने बी से, तो पी ए नॉट ज्यादा होगा पी बी नॉट से। एंड लेकिन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, बॉइलिंग पॉइंट टी ए क्या होगा, प्योर होगा ना, प्योर टी ए नॉट और टी बी नॉट, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा ज्यादा। सही है, बी का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी लेस वोलेटाइल है, इसका मतलब कि ज्यादा टेंपरेचर चाहिए उसको वेपर में बदलने के लिए। क्लियर है, तो टी ए नॉट टी बी नॉट में आपका क्या हो जाएगा, टी ए नॉट कम होगा टी बी नॉट। तो यहाँ पे क्या है कौन, उसको मेंशन कर देते हैं हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी ए नॉट बराबर लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, नहीं प्योर ए, प्योर ए लिखेंगे आप। पी बी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कंपोनेंट, और टी ए नॉट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा, टी मतलब टेम्परेचर, ए का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट लगाने का मतलब क्या होगा, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए कंपोनेंट, प्योर ए, और टी बी नॉट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी कंपोनेंट, प्योर बी कंपोनेंट। तो मैं चाहता हूं कि आज इतना ही रहने दें, अगली क्लासेस में हम फिर देखेंगे। तो इसको पहले आप लोग सब लोग नोट कर लें। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपका, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। ये लाइन 2 बार 3 बार आप इसको रिपीट करें, इसको है ना रिवाइज करते रहें। और ये जो एक लाइन और भी सीखे हम लोग की, जो नॉट वर्ड होता है, नॉट, वो नॉट प्योर चीजों को दिखाता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम छोड़ते, नोट करिए इसको।